करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अगर कोड भाषा व्हाइट को ब्लैक और लेफ्ट को राइट लिखा जाता है तो आप फर्स्ट को कैसे लिखेंगे। यहाँ व्हाइट का अपोजिट होता है ब्लैक, लेफ्ट का अपोजिट होता है राइट, तो फर्स्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा लास्ट होगा, फर्स्ट का लास्ट होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों की जोड़ियां दी गई है, प्रश्न में दी गई जोड़ी के साथ मेल करने के लिए सबसे अच्छी जोड़ी को चुने। ठेकेदार जो है क्या करता है, इमारत को बनाता है। मोची भी है, क्या बनाता है, वह जूता को। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन करा कि कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद को विपणन किया, आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदे। कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदे। कंपनी एबीसी ने नारे के साथ अपने उत्पाद को विपणन किया। निष्कर्ष, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो इसमें जो है वो दूसरा जो है सिर्फ अनुसरण कर रहा है। पहला, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, अगर अधिक रहता तो ये नहीं रहता। कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो खरीदे। कीमत कम होगा तभी सभी लोगों की प्राथमिकता रहता है कि कीमत कम भी रहो और गुणवत्ता भी रहे। तो हमारा जो है वो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरा सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स जो है वो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है। यहाँ से अगर चलता है और क्या चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। दाएं मुड़ने पर कितना जाता है, 7 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे जो है वो 5 किलोमीटर जाता है। क्या, 5 किलोमीटर जाता है और ये अंतिम स्थान पे जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है, तो वो जा रहा था दक्षिण दिशा में। क्या है, दक्षिण दिशा में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। यहाँ पर देखना है कि दूसरों से इनमें से कौन सा भिन्न है। तो ये दोनों, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, लेकिन ये ओपन है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह इसे किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें कि किस तरह ये कोड किया गया। CEISMO को लिखा गया है क्या, तो TEJSNO लिखा गया है। यहाँ देख रहे हैं S से T गया है, ये प्लस 1 किया गया। E से E ही रह गया, प्लस 0 है। I से J किया गया है, प्लस 1 है। S से S रह गया, प्लस 0। O से O यानी प्लस 0। अल्टरनेट छोड़ के जो है वो प्लस 1 किया गया है और जिसमें है वो प्लस 0 किया गया है। M से है वो N किया गया है, ये प्लस 1 है। तो ठीक उसी तरह करना, EARTHD को पहले प्लस 1 करना है, तो ये हो जाएगा F हो जाएगा। हमारा F का जो है आंसर वो एक ही में आ रहा है, तो यहीं से हमारा जो आंसर है वो A मिल जा रहा है। अगर उसके बाद भी देखना है तो ये हो जाएगा प्लस 0, ये प्लस 1 हो जाएगा तो S आ जाएगा। यहाँ पर T हो जाएगा, H का I हो जाएगा और ये D हो जाएगा। आंसर हमारा फर्स्ट। अगला है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। एक बच्चा जो है वो अपने पिता के तलाश करने के लिए पश्चिम में क्या है, वो 90 फीट गया। यहाँ से अगर देखा जाए तो वो 90 फीट गया। उसके बाद फिर वहाँ दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। यहाँ से दाएं मुड़ा और कितना गया, 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। यहाँ से आया ये 30 फीट गया। क्या है, 30 फीट जाने के बाद अपने चाचा के घर पहुंचा। क्या है, चाचा के घर। तो यहाँ जो है वो चाचा के घर है। क्या है, चाचा के घर है। उसके बाद क्या है, उसके पिता वहाँ नहीं थे, वहाँ से वह दक्षिण में 100 फीट गया। वहाँ से क्या है, 100 फीट दक्षिण गया, यानी ये हुआ 100 फीट जो है वो दक्षिण गया। 100 फीट दक्षिण गया और अपने पिता से मिला, यानी यहाँ जो है वो पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर मिला है, कितनी दूर मिला है। तो यहाँ जो है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है, तो अगर ये 30 है और ये 100 गया तो ये हो गया 70, और ये 70 ये 30 है, 90 था तो ये हो गया 60। ये कितना है, ये 20 फीट है, सॉरी 30 नहीं है 20 फीट है, तो ये 80 हो जाएगा। क्या, 80 और ये 60 है, तो 80 और 60 है, तो इसका क्या कीजिए, डायगोनल निकालना है। तो अंडर रूट 60 का स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3600 प्लस 6400 अंडर रूट 10,000। 10,000 के अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 100 फीट, यानी कितनी दूरी पर है, 100 फीट पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? बहमनी राज का सही जवाब हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच विवाद का मुख्य जो कारण था वो क्या था? तो वो मुख्य कारण था रायचूर द्वीप पर कब्जा को लेकर था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1947 ईस्वी में हसन गंगू नामक सरदार ने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया। मोहम्मद शाह सेकंड काल में महमूद गावा जो है वो वजीर था, और महमूद गावा के वजीर काल में बहमनी राज्य जो है वो चरम अवस्था में था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? बताना है कि कौन सी जोड़ी जो है वो सही है, और इसका आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। बिल्कुल ये सही है। भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड के समय ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, और चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो 1916 से लेके कब तक था? 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक। क्या है? 1921 ईस्वी तक। और रॉलेट एक्ट का उद्देश्य जो था वो भारत का राष्ट्रपति को कुचलना था, और यह पारित हुआ था कब? 1919 में, यानी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कथक। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम क्या है? वो है कथक। भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक नृत्य है, जिस पर मुस्लिम संस्कृति का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। कथक शास्त्रीय नृत्य राष्ट्रीय संगीत अकादमी के अनुसार भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से जो है वो एक है। क्या है? 8 प्रमुख रूपों में से एक है। गरबा जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो वो गुजरात का लोक नृत्य है। यह नाम संस्कृत के गर्भदीप से है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 लोगों का होना अनिवार्य होता है। इस नृत्य में डांडिया का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली नृत्य संगीत और अभिनय का मिश्रण है। और छऊ नृत्य जो है वो झारखंड के आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य रूप से खुले मैदानों में, विशेष रूप से रात के समय जो है ये किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया था। ये भी सही। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये गलत है। उनकी मृत्यु का जो खबर लगभग 1945 में ही आ गया था, तो ये गलत है। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया था। ये सही है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे। ये नेताजी के साथ संबंधित नहीं है। बाकी सब सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास थे, और उन्हें 6 माह के लिए जो है वो इन्हें जेल भी भेजा गया था। उन्हें कुल मिलाकर 11 वर्ष जेल की सजा मिली थी। और मांडले जेल जो गए थे वो कब गए थे? तो 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को मांडले बर्मा की जेल में भेजा गया था। और उनकी मृत्यु जो है कि खबर आया था 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस घायल हो गए थे। फिर उसके बाद उनके बारे में कोई जो है स्पष्ट प्रमाण नहीं है। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप या मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा गया? तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, उड़ीसा में। हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन है। अब भारत का दूसरा पनबिजली उत्पादन स्टेशन कर्नाटक में कावेरी के शिव समुद्रम झरने के पास 4.5 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो 1902 में बना था। और एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र दार्जिलिंग जिले के सिंद्रोपोग में 1897 ईस्वी में स्थापित किया गया था। जागृतम अहर्निशम या हमेशा सचेत रहे किस संगठन का आदर्श वाक्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्तचर विभाग का। क्या है? गुप्तचर विभाग का। अगर बात किया जाए तटरक्षक बल का, क्या है? अगर तटरक्षक बल की बात किया जाए तो आदर्श वाक्य है वयम रक्षमा। क्या है? वयम रक्षमा, यानी हम रक्षा करते हैं। अगर रॉ की बात करें तो इसका जो है आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति राक्षिता। धर्मो रक्षति राक्षिता, यानी इसका अर्थ होता है तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा या सेवा। आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा या सेवा परमो धर्म। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है
सनो वरुणा है, यानी महासागरों के प्रभु हमारे लिए शुभ हो। अब वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभ स्पृशम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना है। अगला है भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। जनरल अनिल चौहान को सितंबर 2022 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार मिला था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सैन्य प्रमुख होते हैं और भारत के सेना के मामलों में भारत सरकार के एकल बिंदु सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। सीडीएस प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख होता है और सबसे पहले जो सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत। 1 जनवरी 2020 को पदभार जो है वो ग्रहण किए थे। अगला है एक तैराक एक बिंदु पी से, एक बिंदु जो है वो पी से धारा के जो है वो विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। धारा के जो है विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। अगर यहाँ पी बिंदु है तो यहाँ तक जो है विपरीत दिशा अगर मानते हैं विपरीत दिशा, तो वो 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। अगले जो है वो 6 मिनट धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है, यानी यहाँ से क्या है क्यू पर पहुंचता है। यदि पी और क्यू के बीच की दूरी जो है 120 मीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 120 मीटर है, तो धारा की चाल जो है वो क्या हो जाएगा, यानी एक कितनी दूरी तक चलता है 6 मिनट तक विपरीत दिशा में डी है, और अब क्या है साथ में दिशा में चलता है डी प्लस 120 मीटर यहाँ की दूरी है। ये प्रवाह की दिशा का है। तब माना कि शांत जल में जो है वो क्या है तैराक का जो है तैराक की चाल जो है वो कितना है, तो वह है x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर पर आवर क्या है 22 किलोमीटर जो है पर आवर है। और शांत जल में तैराक की चाल कितना है x किलोमीटर, अब 22 की धारा की चाल है जो 22 किलोमीटर। अब कह रहा है x माइनस बाई बराबर डी बटा 6 गुना 60 गुना 18/5 जो होगा किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ जो डी है जो क्या है डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस तय किया था और 6 मिनट तक किया था, और 6 मिनट को अगर मान लें कि 60 से गुना कर देंगे फिर 18/5 से, तो किलोमीटर पर घंटा। और x माइनस बाई की अगर बात करें तो d प्लस 120 डिस्टेंस तय किया है, 6 गुना 60 यानी 6 मिनट में ही करते, तो ये 18/5 कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये दूसरा इक्वेशन और ये था पहला इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देते हैं तो -2 बराबर हो जाएगा 18d बटा 6 गुना 60 गुना 5 माइनस 18 इंटू डी प्लस 120 बटा 6 गुना 60 गुना 5 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -2 बराबर डी बटा 100 माइनस डी प्लस 120 बटा 100 बाई बराबर आ जाएगा 6/10 यानी 0.6 किलोमीटर पर आवर। यानी ये कह रहा है धारा की चाल किलोमीटर पर आवर में कितना 0.6 हो जाएगा। बाई का मान जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आकृति में ए बी बराबर ए डी जो है ये 7 है, ए बी भी है 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ए ई तथा बी सी बराबर जो है वो बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है, तो ई डी की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगा ई डी की लंबाई। तो यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में ए बी बराबर ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो कोण बी एस सी तथा कोण डी ए ई जो है वो क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण यानी हो जाएगा ए सी बराबर ए ई, ये क्या है दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। तो यहाँ से निकल जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है बराबर है सर्वांग सम जैसा है त्रिभुज ए डी ई, क्या है ए डी ई, यानी बी ई बराबर हो जाएगा डी ई बराबर हो जाएगा कितना बी सी, यानी ये भी हो जाएगा 11 क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर और ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो ये वाला बी सी बराबर जो हो जाएगा ई डी यानी 11 हो जाएगा, क्या है 11 सेंटीमीटर। एक महिला का जो है व्यय और बचत का अनुपात जो है वो 5:1 है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः
10% और जो है 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत प्रतिशत जो है परिवर्तन ज्ञात करना है। अब एक महिला के व्यय और बचत का अनुपात जो कितना है 5:1 है। आय बराबर जो होता है वो व्यय प्लस बचत होता है, यानी 5 + 1 = 6 होता है। अगर मान लिया कि आय जो है वो 6 है तो व्यय कितना है 5 है और बचत कितना है तो बचत जो है वो 1 है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हुई, आय में क्या है 10% की अगर वृद्धि हुआ यानी 110%, ये हो जाएगा 6.6। व्यय में जो है 120% हुआ तो ये हो गया कितना 6 हो गया। तो कह रहा है उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बचत बराबर जो हो जाएगा 6.6 - 6 = 0.6। तो बचत प्रतिशत का जो है वर्णन करेंगे। बर्तन में बचत प्रतिशत का परिवर्तन जो हो जाएगा वो कितना होगा 1 - 0.6/1 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 0.4 × 100 बराबर कितना होगा 40%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी। पहले जो था वो बचत कितना था वो 1 था और अब जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.6 हो रहा है। तो उसी पे ये निकाला गया है। आंसर जो हो गया है 40%। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि x + y = 36 है तो x - 27 के पावर क्यूब प्लस y - 9 के पावर क्यूब का मान क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देना x - 27 के पावर होल क्यूब प्लस y - 9 के क्या करना है होल क्यूब। जब इसे और इसे सिंपल करेंगे तो x - 27 प्लस y - 9 इंटू x - 27 के होल स्क्वायर ये होगा प्लस y - 9 के होल स्क्वायर माइनस x - 27 इंटू y - 9 से और इसे सिंपल में करेंगे तो ये हो जाएगा x + y - 36 ये हो जाएगा x - 27 के स्क्वायर प्लस y - 9 के स्क्वायर माइनस x - 27 इंटू y - 9। अब यहाँ हो जाएगा 0 प्लस x - 27 के स्क्वायर प्लस y - 9 के स्क्वायर और माइनस हो जाएगा x - 27 इंटू y - 9। ये समीकरण जो है वो किससे आ रहा है यहाँ से आ रहा है जो हम ये माने थे। क्या है इसे क्या कर दिए थे x - 27 के होल क्यूब पहले ये जो है 1 है यहाँ किए थे तो उसी से आ रहा है। अब जब यहाँ पर हो जाएगा तो इसका मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे से बने एक अर्धगोले कटोरे का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है। 21 रुपये प्रति जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से दूसरे अंदर की ओर टीन चढ़ाने की लागत क्या हो जाएगा। यहाँ पर है अर्धगोले का आंतरिक व्यास जो है आंतरिक व्यास वो कितना है 84 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या जो हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या वो क्या हो जाएगा 84/2 यानी 42 हो जाएगा। अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 2πr² यानी 2 × 22/7 × 42 × 42 यानी 11,088 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेंट का कुल खर्च कितना हो जाएगा 11,088 × 21/100 यानी 2328.48। क्या है 2328.48 आ जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 6,000 की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि ब्याज 2% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है करेंगे कि मूलधन कितना दिया हुआ है मूलधन जो दिया हुआ है 6,000। दर क्या है तो दर जो दिया हुआ 2%। 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है चक्रवृद्धि ब्याज से तो हो जाएगा प्रत्येक किस्त गुना 100/100 प्लस आर प्लस हो जाएगा 100/100 प्लस आर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मूलधन। क्या है मूलधन हो जाएगा यानी हो जाएगा प्रत्येक किस्त गुना
100/100 प्लस आर प्लस हो जाएगा 100/100 प्लस आर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। क्या है, मूलधन हो जाएगा। यानी हो जाएगा प्रत्येक जो है वो किस्त इंटू 100/102, आर बराबर 2 है, प्लस ये 100/102 के स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 6000। क्या है, 6000। तो ये हो गया प्रत्येक किस्त इंटू कितना हो जाएगा 100/102, 100/102 ये कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 100/102 के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 600। क्या है, 600। तो यहाँ से निकल जाएगा प्रत्येक किस्त बराबर कितना, प्रत्येक किस्त बराबर हो जाएगा 600 नहीं 6000 है, 6000 गुना 102/100 गुना 102/202 हो जाएगा। यानी इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 3090.30। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव नहीं लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी जो है मत क्या है वो वैध है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कितना है, माना कि कुल मत जो पड़ा वो 100%, क्या है वो 100% पड़ा। उसमें क्या है 3 भाग में ये बटा। जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 48%, क्या है जीतने वाले, और मत नहीं डाला वो कितना है 8%, और डाले गए कुल मत जो है वो कितना हो गया, तो ये हो गया डाले गए मत, तो ये कितना हो गया, ये 92% हो गया। 92 क्यों हो गया कि 8% नहीं डाला गया, तो 100 में से 8 गया 92 है। अब हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, उम्मीदवार को जो परसेंटेज मिला है 92 में से जीता है तो वो 48%, तो ये हुआ 44%। क्या है 44%। और ये है कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो 1100 मतों के चुनाव जीत गया है। यानी 48 माइनस 44% जो है के अंतर जो है 1100 के बराबर है। तो 4% बराबर 1100, तो यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1100/4 और गुना 100, ये हो जाएगा कितना 27,500। क्या है 27,500। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है, 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो 2 से विभाजित होने की संख्या का इकाई अंक जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। 3 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए कि संख्या के अंकों का योग 3 के जो है गुणज होना चाहिए, 3 के गुणज होना चाहिए। और 5 से विभाजित होने के लिए संख्या को इकाई अंक 0 या 5 होनी चाहिए। क्या है 0 या 5 होनी चाहिए। तो 5 तो हो नहीं सकता है क्योंकि फिर 2 से नहीं विभाज्य होगा, यानी 0 ही होगा। पहला तो हमारे पास हो जाएगा, तो ये दोनों जो है वो छट जाएगा। अब हमारे पास आ गया बी और डी में देखना है। तो पहले देखना है कि कौन 3 से डिविजेबल है। तो 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 21, 21 और 6 27, ये कट जा रहा है, यानी 3 से भी विभाजित है, 0 से भी, 5 से। आंसर जो हमारा है डी हो जाएगा। गुप्त प्रोजेक्ट जो है क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए का टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड कार्यक्रम जो है वो क्या है, गुप्त प्रोजेक्ट है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो गूगल 1998 में जेरी योग तथा डेविड फेलो द्वारा किया गया है, तो ये जो है वो गलत है। विकिपीडिया का आरंभ जिम्मी वेल्स ने 15 जनवरी 2001 को किया था, सही है। यूट्यूब का आरंभ 15 फरवरी 2005 को जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चेन द्वारा किया गया था, ये भी सही है। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल 1970 के दशक में विंटन सर्फ तथा रॉबर्ट कॉक ने आविष्कार किया था, ये भी सही है। तो 24 का जो है वो सी सही नहीं है। गूगल 1998 में क्या है, 1998 में किसके द्वारा, तो सर्गी बेन जो है एवं लेरी पेज, क्या है लेरी पेज के द्वारा व्यावसायिक रूप से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 25 नंबर के, उस प्रकार के पोषण का नाम बताए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं।
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृतजीवी पोषण। क्या है? मृतजीवी पोषण। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 त्रिभुज है। क्या है? 25 है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले कॉलम की बात करते हैं 10, 15, 14, 10 में क्या क्या संबंध हो सकता है? तो 10 गुना अगर 15 माइनस 14 कर देंगे, 15 माइनस 14 तो 1 हो जाएगा, यानी 10 गुना 1 बराबर ये जो 10 है वो आ जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर करेंगे 4 गुना 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 4 गुना 7 और 3 कितना? 4, ये हो जाएगा 16। तो हमारा 16 आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार और इसमें चेक करते हैं क्या इसमें ये सही बैठ रहा। तो 7 गुना 8 माइनस 6, यानी 7 गुना 2 जो है वो 14, ये सही बैठ रहा। 5 और 25 12 में से अगर हो 13, 13 5 65, ये भी सही। आंसर जो हमारा है ए आएगा, 16 आएगा। अगला है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में प्रिंटर को इतना और लॉजिक को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में टर्माइट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पर देखना है कि P से जो है वो क्या लिखा गया है। P का जो है वो मान होता है जितना उसका अपोजिट जो है वो 11 होता है। R का अगर देखा जाए तो R का स्थानीय मान होता है 18। क्या है? स्थानीय मान। तो ये 18 लिखा गया, और ये जो P का है वो विपरीत वाला लिखा गया। उसके बाद I का होता है, उसका विपरीत लिखा गया है, ये 18 लिखा गया है। N का जो है वो क्या है? स्थानीय मान लिखा गया है 14। T का जो है विपरीत जो है वो 7 लिखा गया है, क्योंकि 20 होता है, इसका 7 हो जाएगा। T का 20 मान होता है, विपरीत 7 होगा। उसी तरह E का स्थानीय मान होगा, क्या है? स्थानीय, यानी एक बार जो है वो विपरीत, फिर स्थानीय, फिर विपरीत, फिर स्थानीय, इस तरह के जो है वो कूटबद्ध किया गया है। तो उसी तरह हमें कर देना है कितना को? TERMIT। तो T का जो है विपरीत, T का 20 होता है, इसका विपरीत जो है वो 7 होगा। E का जो है स्थानीय मान क्या होगा? 5 होगा। शुरुआत जो है विपरीत से करना है, फिर स्थानीय मान, फिर ये हो जाएगा विपरीत, तो ये हो जाएगा 9। क्या है? 9। तो 7, 5, 9 तो हमारे पास आ गया है। उसके बाद M का जो है वो स्थानीय मान जो है वो 13 होता है। क्या है? 13। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? 28 का ए आ जाएगा। वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि सबसे पहले ये जो बड़ा वाला होगा ये पुरुष होगा। क्या है? पुरुष जो है वो क्या हो सकता है? पिता भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है। तो ये जो हो जाएगा पिता, अगर पिता है तो कोई ना कोई पुत्र या पुत्री होगा, तो ये हो जाएगा पुत्र। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर पे आते हैं, सभी पेंसिल इरेजर है। अगर ये पेंसिल है तो सभी पेंसिल क्या है? इरेजर है। ये हो जाएगा इरेजर। क्या है? इरेजर। उसके बाद कह रहा है कि कुछ शार्पनर जो है वो पेंसिल है, कुछ शार्पनर जो है वो पेंसिल है, ये हो जाएगा शार्पनर। कुछ शार्पनर जो है इरेजर है, बिल्कुल सही। सभी पेंसिल जो है वो शार्पनर है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा 30 का जो है वो बी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यदि एट एक का अर्थ जोड़ है, परसेंटेज का अर्थ है गुना, डॉलर का अर्थ है भाग, हैशटैग का अर्थ है घटाना, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? तो प्रश्नानुसार अगर चिन्हों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 29 प्लस 128 भागा 16 गुना 7 माइनस 22। जब इसे सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 63। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस इसे बोर्ड मास से क्या कर देना है? सोल्व कर देना। अगला है, मनुष्य के खून का रंग क्या है? वाक्य, नीले को गुलाबी कहते हैं, लाल को नारंगी, नारंगी को पीला, सफेद को काला कहते हैं, काले को हरा, और हरा को भूरा तथा भूरे को लाल कहते हैं, भूरे को लाल कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो सिर्फ पहला जो है वो लाल को नारंगी कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का खून जो है किस रंग का रंग क्या है? तो नारंगी रंग का। तो लाल से ही पहले यह स्टेटमेंट बॉक्स से जो है वो पता चल जा रहा है। यानी जो होगा प्रश्न को उत्तर देने के लिए केवल विकल्प ए पर्याप्त है, जबकि केवल 2 से पर्याप्त नहीं हो। 2 में कहीं लाल का वर्णन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भूरे को लाल कहते हैं, ना कि लाल को, क्योंकि खून का रंग लाल होता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख में होता है। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सा है? तो वो है चिनाब है, चिनाब है। ऐसे तो सहायक जो है वो कौन कौन है? झेलम है, सुरु
सहायक जो है वो कौन कौन है? झेलम है, सुरु है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, चिन्नाब है, श्योक है, और क्या है? हुंजा है। ये सब जो है वो सब सहायक नदी है किसके? तो वो है सिंधु नदी के। नीचे दी गई घटनाओं को सही जो है वो कालानुक्रम क्या है वो बताना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 34 नंबर का कि सबसे पहले तो होगा असहयोग आंदोलन। क्या है? असहयोग आंदोलन होगा। और उसके बाद ये कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो 1920 में हुआ था। दूसरा जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। क्या है? 1922 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ। क्या है? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डी, कथक का। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा इस नृत्य को केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा मौजूद है। कथक को नटबरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कथक नृत्य को ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से भी व्यक्त किया जाता है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी। क्या है? रावी। हड़प्पा के टीले का उत्खनन सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंसन ने किया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों से अन्नाग्रह जो है अन्नागार प्राप्त हुआ था। हड़प्पा से पत्थर तथा मिट्टी के बने 7 पांसे भी मिले हैं। अगला है, जुलाई 1924 में फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रोशनी नादर मल्होत्रा को। क्या है? रोशनी नादर मल्होत्रा को। वर्तमान में जो है वो क्या है? SCL टेक की अध्यक्ष भी है रोशनी नादर मल्होत्रा। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो था 2007 से 12। 2007 से जो है वो 12 था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि दर जो है वो 8.3% रही थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास दर क्रमशः जो था वो 3.3 जो था कृषि में था, उद्योग में 6.6 था और सेवा क्षेत्र में 9.8% था। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? आंसर जो हो जाएगा 39 के सी, हिंदू का। वो कितना परसेंट था है? तो यह है 79.8%। क्या है? 79.8%। और ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है। उसके बाद जो है वो मुस्लिम है, और मुस्लिम कितना है? तो यह है 14.2%। क्या है? 14.2%। उसके बाद ईसाई है। ईसाई जो है वो कितना है? 2.3%। उसके बाद जो धर्म आता है वो जो है सिख धर्म आता है। सिख धर्म जो है वो कितना है? 1.7 है। 1.7 है। और जैन जो है वो 0.4% है। 3 संख्याएं 2, 3, 5 के अनुपात में उनका लघुत्तम समवर्त 90 है। उनका महत्तम समवर्त जो है हमें ज्ञात करना है। तो संख्याओं का मसा बराबर जो हो जाएगा वो लसा 90 बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, यानी 2 गुना 3 गुना 5। तो ये हो जाएगा 3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि मसा बराबर जो हमारा हो जाएगा वो लसा बटा संख्याओं के अनुपात का गुणनफल हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं के अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है। यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा की जो है वो लंबाई क्या होगा? तो त्रिभुज की भुजाएं क्या है? AB अनुपात BC अनुपात CA है। यानी 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 और गुना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 30 हो जाएगा। तो त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा जो है वो क्या हो जाएगा? 147 गुना कितना? 5/10 + 6 + 5। अब ये कहाँ से आ गया है? तो यहाँ से आ गया है। ये होगा 10 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये 30 इसलिए लिए कि इसे गुना कर, तीनों को अगर LCM लेंगे 3, 5 और 6 के, तो ये हो जाएगा 30 जो है LCM, इसलिए गुना करके इसे इस फॉर्म में दशमलव में लिया है। 10.6.5 है। तो सबसे छोटी भुजा जो 5 है उससे कर देंगे तो हल करेंगे, ये आ जाएगा
35 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। यानी आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित वृत्त आलेख पाई चार्ट क्रमशः 2016 से विभिन्न क्षेत्रों में शुरू की गए स्टार्टअप की संख्या और उन क्षेत्रों में सफल स्टार्टअप की संख्या को दर्शाता है। स्टार्टअप की संख्या 2016 में इतना था और सफल स्टार्टअप की संख्या जो है वो इतना था। तो 2016 से शुरू हुए सभी स्टार्टअप में से कितने प्रतिशत, लगभग 2 स्थान तक भ्रमण क्षेत्र से में शुरू हुए हैं। तो 42 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि 2016 में शुरू हुआ स्टार्टअप की संख्या 720 प्लस 256 प्लस 650 प्लस 324 प्लस 560 यानी हो गया 2510 हो गया। और 2016 में भ्रमण क्षेत्र में स्टार्टअप जो हुआ है वो 324 हुआ है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 324 कितना में 2510 में गुना 100 बराबर हो जाएगा 12.91%। 12.91%। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दी गई तालिका वर्षों के लिए दिए गए सेट में प्रतिदिन एक छोटे से गांव के किलोग्राम के रूप में अनाज की खपत को जो है वो क्या है दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दिए गए वर्षों के सेट के लिए उच्चतम खपत इतने वर्षों में प्रतिदिन सभी अनाज की खपत गेहूं का लगभग कितना प्रतिशत है। तो गेहूं की उच्चतम खपत जो कितना है वो 54 है। 2018 से 2020 में कुल खपत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 147 प्लस 54 प्लस 63 प्लस 24 बराबर 288। तो अभीष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा 54/288 अगुना 100 यानी 18.75% हो जाएगा। 18.75% ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि यदि tan A माइनस tan B माइनस tan C बराबर tan A तो tan B इंटू tan C है तो B और C के संदर्भ में A का मान क्या हो जाएगा। तो A जो हो जाएगा इसका मान तो आइए निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा tan A माइनस tan B बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C माइनस क्या हो जाएगा प्लस जो हो जाएगा वो tan C हो जाएगा। क्या है tan C माइनस tan C था वो इस पर गया तो tan C हो गया। अब ये हो गया tan A माइनस tan B बराबर tan C कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा tan A इंटू tan B हो गया। यानी हो गया tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B बराबर क्या हो गया tan C। ये जो है वो इसको इस साइड बटा में कर दिए जो कि यहाँ पर गुना में था। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan A माइनस B बराबर जो होता है ये फार्मूला होता है तो बराबर हो जाएगा tan C हो जाएगा। तो यानी A माइनस B बराबर C हो जाएगा। A बराबर B प्लस C होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 का जो है वो ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि यदि एक संख्या k बराबर इतना 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135 गुना 135 3a द्वारा विभाज्य है तो a का अधिकतम मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर कह रहा है k बराबर 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135 है। इसे लिख सकते हैं 3 गुना 4 42 प्लस 25 गुना 3 के पावर 9 9 गुना 2 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 हो जाएगा। यानी ये लिख सकते हैं 3 के पावर 1 प्लस 3 गुना 14 गुना 25 गुना 2 गुना 5 यानी 3 के पावर 7 गुना 14 गुना 25 गुना 2 गुना 5 और 3 के पावर a जो है क्या है 3 के पावर a बराबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 के पावर 7। a बराबर कितना हो गया ये 7 आ गया। क्या है 7 आ गया। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 3 इंटू ए माइनस 1/a प्लस a माइनस 1/a के होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो इसे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा कितना तो 3 इंटू ए माइनस 1/a प्लस a माइनस 1/a के होल क्यूब बराबर होगा a माइनस 1/a इंटू 3 प्लस a माइनस 1/a के होल स्क्वायर हो। अब आगे ये हो जाएगा कितना a माइनस 1/a
3 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हो। अब आगे ये हो जाएगा कितना, a माइनस 1/a 3 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा a माइनस 1/a बराबर ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 1 हो जाएगा। यानी a माइनस 1/a हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस a इंटू 1/a हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस 1/a क्यू। क्या है, ए क्यू माइनस 1/a क्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46 के जो है वो ए हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 1274 अधिक में बेचता है तो उसे 11% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तब वस्तु का जो है क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 1274 गुना 100 बटा 13.5 प्लस 11, यानी 1274 गुना 100 बटा 24.5, यानी हो जाएगा 5200। आंसर जो हो जाएगा वो 5200 हो जाएगा। क्या है, 5200, क्योंकि 1274 जो है वो क्या करता है, अधिक में बेचा होता है। पहले कितना में बेच रहा था तो 13.5%, अब क्या हो रहा है 11% के लाभ हो रहा है, वही किया गया, हो जाएगा 5200। ऑक्सीकरण क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ का जो है ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का जो है वो निष्कासन करता है, और अपकरण में ऑक्सीजन का निष्कासन करता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किस समूह को गलत जीवों द्वारा जो है प्रतिनिधित्व किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्फीबिया टोड या सैलामेंडर गिरगिट। तो ये जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं, निम्न में से क्या है? तो वो हो जाएगा सी, सेलुलोज है। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। सेलुलोज जो है जीवित पौधे में प्रमुख पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज तंतुमय तथा जल में अभिलेय होता है। अगला है 7 डिब्बा है, ABCDEFG को एक के ऊपर एक रखा गया है किंतु उनकी क्रम इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। अब कह रहा है C और D के बीच ठीक 2 डिब्बे हैं। अगर मान लिया कि C है और यहाँ पर जो है वो D है, इसके बीच में जो है वो 2 डब्बे हैं, है ना। जहाँ C को D से ऊपर रखा गया है, चलो C को ऊपर रख दिए, F A के ठीक नीचे है, A के ठीक नीचे है, F जो है A के ठीक नीचे। अगर कहीं पे मान लिया कि F है तो इसके ऊपर जो है वो A होगा। G जो है B के ठीक ऊपर है, G जो है वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट जो है वो B के ऊपर है, यानी B के ठीक ऊपर है, यानी जस्ट जो है ऊपर है। B ऊपर से तीसरे स्थान पे है, बिल्कुल ये तीसरे स्थान पे हो रहा है, पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्थान पे जो है वो आ गए। अब कह रहा है कि G B के ठीक ऊपर है, G जो है B के ठीक ऊपर है, B से ऊपर से तीसरा है, D और E के बीच ठीक 2 डब्बे रखे हैं। D को E से ऊपर रखा गया है, D को B से जो है वो ऊपर रखा गया, D को E से, सॉरी E को ऊपर रखा गया। E और A के बीच केवल एक डब्बा है तो वो है D। कौन सा डिब्बा E के ठीक ऊपर रखा गया है? तो वो हो जाएगा F हो जाएगा, क्योंकि एक जगह जो खाली है वो हो जाएगा E। आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुना से निरूपित करते हैं, इसी तरह भागा को प्लस से, माइनस को भागा से, गुना को माइनस को, तो उसी कूट भाषा के आधार पर निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिएगा। इसे ज्ञात कर लीजिएगा, काफी आसान है। आंसर जो है वो हो जाएगा ए। 4 विकल्पों में से 3 एक समान है, एक असंगत है। असंगत जो है कौन है वो हमें बताना है। तो देखते हैं P से जो है वो क्या है, P से है वो R गया है और R से जो है U गया है, यानी +2 है, +3 है। उसी तरह M से +2 करेंगे तो O गया है, O से +3 करेंगे तो R होगा। B से जो है +2 करेंगे तो D होगा और D से +3 करेंगे तो G होगा। G से जो है वो J गया है, वो +3 में है, क्या +3, जबकि +2 में जाना चाहिए। आंसर जो हमारा है वो D मिल गया। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो आइए, J से जो है वो L गया है, J से L गया है, ये है कितना, तो +2, J से L गया है +2 किया गया है, और L से जो है
वो क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो n आएगा, क्या है, n आएगा। इसमें आंसर जो है एक ही में है, आंसर हमारा जो है वो सी में मिल जा रहा है, क्या है, सी में मिल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के आधार पर इतना इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार इतना इतना से संबंधित। समान तर्क का प्रयोग करते हुए CEBF निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि EGDH जो है इससे लिखा गया है कौन सा, तो KMJN लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, E से +6 किया गया है, J से +6 किया गया है, इससे +6 और इससे भी +6, यानी सबसे +6 तो CEBF से जो अगर करेंगे +6 तो ये होगा I, E से +6 करेंगे तो होगा K, B से +6 करेंगे तो प्लस होगा H, और F से +6 करेंगे तो L होगा। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B, 55 के जो है P हो जाएगा। 56 जो है वो दर्पण प्रतिबिंब है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 4 अक्षर समूहों में से एक निश्चित समान है, एक असंगत है। असंगत समूह कौन है वो हमें देखना है। तो एक से ए गया है, एक से ए गया है +3 किया गया है, ए से जो है बी किया गया +1 किया गया है, के से एन गया है +3 किया गया, एन से ओ गया है +1 है। ये जो है बी से ई गया है, बी से ई गया +3, ई से एफ गया है +1 है, एस से यू गया है +2 है, और यू से प्लस जो है 1 गया है वो भी होगा। यानी हमारा अंतर तो आ गया SU भी आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है +2 और +1 का डिफरेंस है। 58 नंबर प्रश्न है कि चीनी यात्री हेनसॉक किसके शासनकाल में भारत आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 17वीं शताब्दी में, और 16 वर्षों तक जो भारत रहा है। इसका जो यात्रा वृत्तांत जो है वो किस बुक में मिलता है, CU की में मिलता है। क्या है, CU की नाम से प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन के 2 मुहरे नालंदा तथा सोनपत हरियाणा के सोनीपत से प्राप्त हुआ है, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, तो आंसर होगा C। ज्योग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, एरेटोस्थेनीज के द्वारा। एरेटोस्थेनीज के द्वारा जो है वो गढ़ा गया था। भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है, और व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। कार्ल रिटर को तुलनात्मक भूगोल का जनक कहा जाता है, और अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सितंबर 2024 में यूएस ओपन टेनिस 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनिक सिनर ने। किसने, जेनिक सिनर ने। 19 से 21 अगस्त 2024 तक किस देश के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम भारत के 3 दिवसीय आधारित दौरे पर हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। क्या है, मलेशिया के। भारत दल ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या है, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बहुजन समाज पार्टी का। काशीराम द्वारा अप्रैल 1984 ईस्वी में 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था। काशीराम भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। अगला है, आगा खां कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हॉकी से है। किससे है, हॉकी से है। अगले प्रश्न में समीकरण 2x + 3y = 4 है, 3x - y + 5 = 0 है, तो ग्राफ जो है p अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करती है, तो 3 अल्फा - 4 बीटा का जो है वो मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2x + 3y बराबर जो हो जाएगा 4, समीकरण 1। 3x - y = -5, समीकरण जो है वो 2। दोनों समीकरण को हल करेंगे, x = -1 अब y = 2 हो जाएगा। दोनों रेखाएं बिंदु जो है -1 और 2 पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित होगी। तो p अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा p × -1 और 2 हो जाएगा, तो 3 अल्फा - 4 बीटा बराबर 3 × -1 -4 × 2 बराबर -3 -8 बराबर -11। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदु ए जो है 0,6 है, बी -5 3 है, सी 3 1 है, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो यह त्रिभुज क्या होगा। तो यहाँ पर जो है ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है। बी जो है -5 3 है, ए जो है 0,6 है, और सी जो है वो 3 1 है। अगर दूरी की बात करें तो अंडर जो होता है x2 - x1 × y2, प्लस में है y2 - y1 के होल स्क्वायर है। ये हो जाएगा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर।
तो ये दूरी जो हो जाएगा ए बी बराबर वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 + 5 के होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 के होल स्क्वायर, यानी रूट 34 इकाई हो जाएगा। होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 के होल स्क्वायर, यानी रूट 34 इकाई हो जाएगा। और बी सी बराबर जो इसी तरह निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा रूट 68, और इसी तरह ए सी निकालेंगे तो रूट हो जाएगा 34। तो यानी 34 इकाई दो सेम है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा वो क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा 2p + 1 होगा। 2p + 1 आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 67 का जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 67 का ए होगा, 2p + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर के विचलन का गुणांक 16 और माध्य जो है 25 है, तो प्रसरण क्या होगा। यहाँ पर जो हो जाएगा विचलन गुणांक बराबर हो जाएगा मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। तो ये हो जाएगा मानक विचलन बराबर जो हो जाएगा 16 × 25 बटा 100 बराबर 4। ये हो जाएगा प्रसरण बराबर हो जाएगा मानक विचलन कितना, 4 के स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 16। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 4 वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 2:7 था, और 10 वर्ष बाद जो है यह 3:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच धनात्मक अंतर जो है वो क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पुत्र है और ये पिता है। 4 वर्ष पहले 2:7 में था, उसके बाद जो हो जाता है क्या है 3:7 हो जाता है, कितना 10 वर्ष बाद हो जाता है, 10 वर्ष बाद हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इक्वल करना है, क्या है इक्वल करना है। अगला प्रश्न है कि 4 वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 2:7 था, और 10 वर्ष बाद यह 3:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच धनात्मक अंतर क्या था। माना कि 4 वर्ष पहले पुत्र की उम्र जो है वो 2x था और पिता की उम्र कितना था 7x था। तो 2x + 4 + 10 और आगे 7x + 4 + 10 साल आगे, ये हो जा रहा है कितना 3/7 हो जा रहा है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो हो जाएगा 8। तो उनकी उम्र धनात्मक अंतर कितना होगा 7x - 2x, यानी 5x बराबर 5 × 8 40 वर्ष, क्या है 40 वर्ष। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 11 भुजाओं वाले बहुभुज में शीर्षों को जोड़कर कितने गैर अति व्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो 70 के हो जाएगा। गैर अति व्यापी त्रिभुजों का अर्थ है ये त्रिभुज जिनके शीर्ष बहुभुज जो है वो शीर्ष पर है। तो अभिष्ट त्रिभुजों की संख्या बराबर जो हो जाएगा n - 2, जहाँ n भुजा की संख्या है। 11 - 2 बराबर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, क्या है 9। सरल करना है तो इसमें a² - b के स्क्वायर के फॉर्म में जो है हमें तोड़ देना है, क्या है a² + b² के फॉर्म में तोड़ देना है। यानी एक बार जो हो जाएगा घटाव हो जाएगा और एक बार जो हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 462 × 1000 बराबर 462,000 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 71 के वो कौन सा हो जाएगा 71 के ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई का मान 22/7 जो है हमें रखना होगा। तब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर, यानी 121 बराबर जो है भुजा के स्क्वायर। तो भुजा बराबर जो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तार की लंबाई जो हो जाएगा 4 × 11 बराबर 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, यानी 2πr बराबर 44, क्या है 2πr बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 44। 2πr बराबर 44, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², यानी 22/7 × 7 × 7 बराबर 154 वर्ग जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेत्र लेंस की जो है वो फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शिथिल होता है तथा लेंस जो है वो पतला हो जाता है।
ट्रोजन क्या नहीं कर सकते हैं? ट्रोजन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वयं प्रतिकृति। क्या है? जो स्वयं जो है वो प्रतिकृति। कोई भी सिस्टम जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? और इसके कहा जाता है ऑप्शन बी, वेब सर्वर कहा जाता है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कह रहा है कि 28 से जो है, अगर मान लीजिए 31 नहीं 36 देखते हैं तो 6 2 8 है, 31 से 39 8 है, 36 से 44 8 है, तो 39 से जो 8 होगा वो 47 हो जाएगा। 76 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती हो। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। कथन एवं निष्कर्ष के किसी समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे हल करना। निष्कर्ष, यदि आप किसी समस्या का सामना नहीं करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। समस्याओं से बचने के लिए आपको हमेशा कुछ उपाय करने चाहिए, ये भी गलत है। आंसर जो हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष जो है वो 2 जो है वो पालन करता है, यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रेणी को पूर्ण करें। यहाँ पर क्या है? 3 है, 5 है, 13 है, 49 है। उसके बाद क्या होगा? 3 से जो हम देखते हैं कि 5 गया है, 3 गुना 2 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 है, 5 गुना 10 माइनस जो है कितना, तो ये हो जाएगा गुना 3 करें 5 15 माइनस 2 जो है वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसके बाद जो है इससे अगर देख लिए 5 से 13, उसके बाद अब 13 से जो है 49 देखना है। क्या? 13 से 49, तो 13 चौ 48, 26 13 चौ 52, 52 माइनस 3 कितना हो गया? तो ये हो गया 49 हो गया। तो अगला फीस जो आ गया उसी से। अब ये जो 49 आ गया उसको 5 गुना में 5 अब माइनस 4 करेंगे तो 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 5 20 4 24 244 माइनस 4 241। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ताजमहल भारत में है तो पेट्रा कहाँ में है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जॉर्डन में है। क्या है? जॉर्डन में है। दी गई आकृति में वृत्त संपादकों को निरूपित करता है। इस तरह जो एक एक करके निरूपित कर रहा है। अब बताना है कि उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो संपादक और गायक है, लेकिन जो है वो निर्देशक नहीं है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी दूसरा जो है वो नहीं हो जाएगा। ये वाला जो है ये नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि श्रेणी को पूर्ण कीजिए। श्रेणी को पूर्ण करना है 540 को अगर हम 2 से भागा दे देते हैं, 540 भागा 2 तो ये हो जाएगा 27, यानी 270 बराबर है। और 270 में अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 90 हो जाएगा। और 90 में से भागा 2 करेंगे तो हो जाएगा 45। अब 45 में से जो है भागा 3 करेंगे तो हो जाएगा 15। 15 में से जो है भागा क्या करना है? 2 करना है, तो ये आ जाएगा 7.5। आंसर जो हो जाएगा 82 के कौन सा हो जाएगा? तो 82 के डी हो जाएगा। 82 के डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मॉन्ट्रियल में स्थित है। क्या है? मॉन्ट्रियल में स्थित है। 83 नंबर का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 1945 में। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, 1949 में स्थापना हुआ है। रेड क्रॉस का 1863 में स्थापना हुआ है। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसके संस्थापक अध्यक्ष है। सार्क जो है वो काठमांडू नेपाल में होगा, 1985 में होगा। वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या होगा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो जाएगा। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, सत्यजीत रॉय को। क्या है? सत्यजीत रॉय के नाम है। 22 जुलाई 1947 को क्यों महत्व है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डी, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था 22 जुलाई को। क्या है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 होता है। निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 88 के ए। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? 89 के डी, सर लियोनस कर्टियस को। क्या है? सर लियोनस कर्टियस को द्वैत शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। द्वैत शासन में शासन को 2 भागों में जो है वो बांट दिया जाता है। अगला, यदि x² प्लस x प्लस बी को जब x माइनस 1 द्वारा भाग किया जाता है तो 15 शेष बचता है। शेष इतना को जो x प्लस 1 से भाग किया जाता है तो शेष -1 बचता है। तो a² प्लस b² का जो है
वो मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या है 15 बचता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b माइनस 15 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x पर जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या है 15 बचता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b माइनस 15 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x पर जो है x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी x बराबर जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 15 माइनस 0, यहाँ से निकल गया a प्लस बी बराबर 14 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा करा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की जो है x प्लस 1 भाग देने पर जो है माइनस 1 शेष बचता है, यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस h इंटू माइनस 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 1 और 2 जो ये दूसरा समीकरण हो जाएगा निकालने पर a बराबर 6, अब b बराबर जो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा, तो 90 नंबर का जो ये प्रश्न था 90 नंबर का ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जो विकल्प जो है मैं देखते हैं एक एक करके कौन सा सही हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर जो है विकल्प ए क्या है, विकल्प ए जो है 91 में देखते हैं 8/56, इसे लिख सकते हैं 0.142857 है। 5/56 को लिख सकते हैं 0.107142, और एक लिख सकते हैं विकल्प सी में 0.071428, किसका बराबर, तो 4/56 के बराबर। 7/56 के बराबर है 0.125, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 91 का जो है वो डी हो जाएगा 7/56। अगला प्रश्न है, 2 पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः जो है वो कितने देरी में 18 घंटे में और 27 घंटे में भर देते हैं, और पाइप सी जो है पूरी टंकी को 45 घंटे में जो है वो खाली कर देते हैं। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो तो शुरुआत में जब टंकी खाली थी पाइप ए और सी को चालू किया गया, ए और सी को चालू किया गया। उसके बाद कह रहा है कि शुरुआत में पाइप ए और सी को चालू किया, कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। पाइप बी को कितने घंटे चलाए गए, तो 270 जो है कुल कार्य आ गया, क्या है कुल कार्य आ गया। अब यदि पाइप ए प्लस सी को 1 घंटे में 1 घंटे चलाया गया तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 बराबर 9 यूनिट, क्या है 9 यूनिट है। और बी प्लस सी को जो 1 घंटे में कार्य किया गया 10 माइनस 6 बराबर 4 यूनिट, क्या है 4 यूनिट। अब यहाँ पर से हो जाएगा, माना कि पाइप बी को x घंटे तक चलाया गया तो ये हो जाएगा 9 गुना 55 माइनस x प्लस 4x बराबर 270। ये हो जाएगा 495 माइनस 9x प्लस 4x बराबर 270 हो जाएगा, क्या है 270 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिए, x का मान जो हो जाएगा 225/5 बराबर 45 घंटे, क्या है 45 घंटे। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि P और Q मिलकर एक खेत को जो है फसल को 9 दिन में काट सकता है, और Q और R जो है वो मिलकर 12 दिन में, P और R मिलकर इसे 18 दिन में काट सकते। ये वे तीनों एक साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं तो इन खेतों के फसल को काटने में कितने दिन जो है वो समय लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि P प्लस Q जो है वो बराबर 9 दिन में, और Q प्लस R जो है वो 12 दिन में। अब P प्लस R जो है वो 18 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 36 कुल कार्य हो जाएगा। 4 3 2 के क्षमता से कर रहा है, यानी कह रहा है कि 2P प्लस Q प्लस R एक दिन का काम जो हो जाएगा वो 4 + 3 + 2, क्या है 4 + 3 + 2 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R बराबर होगा एक दिन का काम 9/2 हो जाएगा। तीनों एक साथ काम करने में लगा समय जो हो जाएगा वो होगा 36/9 गुना 2 बराबर 8 दिन, क्या है 8 दिन। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में n का मान हमें ज्ञात करना है। एक समीकरण दिया हुआ n का मान, यानी यहाँ दिया हुआ है 27 के पावर 1.5 गुना 9 के पावर 1.25, और उसके बाद है भागा 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर n है। इसे लिख सकते हैं 3 के पावर स्क्वायर के पावर 1.5 गुना 3 के पावर स्क्वायर के पावर लिख सकते हैं 1.25, और ये हो जाएगा भागा 3 के पावर 5 बराबर हो जाएगा 3 के पावर n, क्या है 3 के पावर n।
तो ये हो जाएगा और सोल्व कीजिएगा तो 3 के पावर 4.5 प्लस 2.50 माइनस 5 बराबर 3 के पावर n बराबर जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या है, n बराबर जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्र अनुपात जो है हमें ज्ञात करना होगा। किसका, 95 का। तो मिश्र अनुपात बराबर अनुपातों का गुणनफल है 1/2 गुना 3/10 गुना 10/21 बराबर हो जाएगा 1/14 यानी 1:14 यानी मिश्र अनुपात बराबर होता है अनुपातों का गुणनफल। अगला है 96 नंबर कह रहा है, इसका कितना हो गया 1:14 डी हो जाएगा। जो 95 का है डी है। 96 का 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, तो ये जो है 250 अब बटा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और गुना 18/5 से बदल देते हैं किलोमीटर पर घंटा में लाने तो ये 90 हो गया है। क्या है, 90 हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिंदु ए और 5 से होकर गुजरने वाली और रेखा x माइनस वाई बराबर जो 5 के जो है वो क्या है लंबता रेखा है। तो समीकरण जो है हमारा क्या होगा, इसके समीकरण निकालने के लिए क्या है प्रश्न में जो है क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि x माइनस वाई बराबर 5, तो वाई बराबर जो है वाई बराबर जो हो जाएगा x माइनस 5। क्या है, x माइनस 5 हो जाएगा। अब वाई बराबर mx से तुलना करने पर क्या है, तुलना करने पर ये हो जाएगा m1 बराबर जो है वो 1 हो जाएगा। और जब दो रेखाएं लंबता हो तो m1 इंटू m2 जो है वो क्या हो जाएगा -1 होगा। तो m2 बराबर होगा -1 हो जाएगा। अगर बिंदु x1 y1 को से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तो हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। यानी y माइनस 5 बराबर -1 इंटू x माइनस 1, तो y माइनस 5 बराबर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो x प्लस वाई बराबर हमारा 6 और होगा, तो आंसर कौन सा होगा 97 के ए होगा। अब घटन किस पोषण स्तर के जीव है, और इसका सही जवाब हो जाएगा डी पोषण स्तर 4 के। निम्न में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोबियम राइजोबियम आइजोबैक्टर जो है वो सभी है वो क्या है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़े सर्वाधिक आम तरीका है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 100 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, तो वो हो गया जो ईथरनेट। क्या है, ईथरनेट जो है वो कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये था आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 का प्रैक्टिस सेट। अगर